अस्सलामुअलैकुम जी। रेस्क्यू 1122 हमें तब याद आता है पाकिस्तानियों को जब कोई इमरजेंसी हो, हंगामी सूरत हाल हो। तो यही कोई हंगामी सूरत हाल जो है वो बर्पा हो चुकी है। जो हंगामी सूरत हाल है वो इस्लामाबाद में भी है, हलचल है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं और इतनी तेज़ी से हुई हैं। तो अगर इस्लामाबाद में हलचल होगी और इमरजेंसी होगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाहौर में ना हो और ख़ास तौर पे रायविंड में ना हो। और इस हद तक रायविंड में इमरजेंसी है कि हंगामी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ ने हंगामी फ़ैसले करने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ जो रौला रप्पा है वो PTI में भी है। और अगर मैं PTI के रौले रप्पे की बात करूँ तो वो तो हमेशा की तरह ज़रूरत से ज़्यादा है, लार्जर देन लाइफ, वो आप कहते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि एक तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया है। ये इल्ज़ाम उन्होंने किस पर लगाया है इसकी डिटेल भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने अपने ही लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है। जो इतनी बड़ी साजिश अपने लोगों ने अपने ही लीडर के ख़िलाफ़ की है वो क्यों की है और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले वो आईब्रोज़ रेजिंग वाली जो सिचुएशन है ना और जो ख़बर है वो मैंने आपको देनी है। 9 मई जिस पॉलिटिकल पार्टी ने किया, 9 मई जिस लीडर ने करवाया, 9 मई जिन लोगों ने प्लान किया, प्लान करके रिहर्सल करके अच्छे तरीके से सोच समझ कर जिन लोगों ने 9 मई किया, रियासत पर हमला कर किया, उन लोगों ने 9 मई की बरसी के ऊपर, सालगिरह तो भाई मैं कह नहीं सकती, उसकी बरसी के ऊपर उसी की क्या कहते हैं कि सेम डेट के ऊपर उन्होंने एक और प्लानिंग कर ली है। मुझे सबसे पहले आपसे इस हवाले से बात करनी है और वो प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सर्कुलर जारी किया है इंटरनली टू ऑल देयर पीपल, जहाँ पे भी हैं कहीं पर भी। अव्वल तो इतने लोग बचे ही नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं MNAs MPAs तंजीम लेवल पर, गली मोहल्ले वटेवर, जहाँ पर जो है जिस की दस्तरस में है। सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रही, एक्चुअली ऑन ग्राउंड बात कर रही हूँ। और ये इसलिए क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ऑन ग्राउंड जा कर के काम कर रहा है। अब इस सर्कुलर के अंदर एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरान खान साहब ये लिखा हुआ है कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरान खान साहब, उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि जी पूरे मुल्क के अंदर जलसे और जुलूस होंगे। किस दिन होंगे? 9 मई को, माँ सदके जाए। जिन लोगों ने खुद 9 मई किया वो अब अगली 9 मई को, जिस दिन 9 मई की बरसी है, अभी पिछली वाली 9 मई संभाले नहीं जा रही, अभी पिछली वाली 9 मई इनको हजम नहीं हुई, अभी पिछली वाली 9 मई इन्होंने डिकारी नहीं है, तो ये अब अगली 9 मई के लिए ये पूरा प्लान कर रहे हैं कि जलसे होंगे, रैलीज निकाली जाएंगी और हर बंदा बाहर निकले, हर बंदा सड़क पर निकले, हर बंदा जलसे करे, हर बंदा जुलूस करे। भाई इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर ये इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की फ़ौज से कर रहे हैं तो इस सरासर ड्रामा है, इसलिए बहुत बड़ा ड्रामा है ये, डी वाला ड्रामा, डराने वाला ड्रामा। वो इसलिए क्योंकि ये टेलीग्राफ में आर्टिकल लिख लिख करके फ़ौज के ऊपर तो अपने कत्ल के इल्ज़ाम की बातें कर रहे हैं। तो अभी यकजहती क्या, सॉलिडेरिटी क्या? अगर ये फिर कोई पंगा करने के लिए, फिर कोई लुच फ्राई करने के लिए और सिर्फ 9 मई को अपने नंबर टांकने के लिए कि भाई एक दफ़ा फिर से यह हाईजैक कर लें पूरी मीडिया स्क्रीन्स को, ये जलसे और रैलीज करके, तो ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये कोई ख़बर नहीं मैं आपको दे रही, ये मैं आपको बेसिकली एक ठोस किस्म की इतला दे रही हूँ। एक होती है ना कि जी किसी ने मेरे साथ खबर शेयर किया, किसी सोर्स ने शेयर किया, नहीं, ये मैं आपको बहुत हतमी तौर पर ये एक इतला दे रही हूँ बगैर किसी की कॉन्फर्मेशन के। ये मैं कह रही हूँ, बीनर सलीम ये आपको कह रही है कि किसी किस्म के जलसे रैली की किसी भी लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद वालों रत्ती भर इजाजत नहीं होगी। अगर अब ये फिर से ऐसी लुच्चे फ्राई करेंगे तो फिर ये रिएक्शन के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये सॉलिडेरिटी के लिए तो कर नहीं रहे हैं। पछतावा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पछतावा होता तो आज इमरान खान साहब भी वो बातें ना कर रहे होते जो वो लिख रहे हैं टेलीग्राफ में एक फॉरेन एजेंडे के तहत, जो कि ये बातें कर रहे हैं, जो ये अनरेस्ट फैला रहे हैं, ये ना होते। तो इसमें पछतावा तो बिल्कुल नहीं है। सो मुद्दा तो वही है कि यहाँ से भी 9 मई को लाइमलाइट बिटोरनी है, हैशटैग्स चला चलू के अपनी सारी जो है ज़मीनी पावर करनी है, और ज़मीनी पावर शो इनको करने दिया नहीं जाएगा तो फिर इसके ऊपर ये चीखें मारेंगे और फिर वो एक दफ़ा फिर से हर चीज़ सोशल मीडिया पर होगी। अब मुझे तो ये लग रहा है कि पहले ही नेट जो है, इंटरनेट जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पहले ही एक्स जो है कभी खुलता है कभी बंद होता है, मुझे तो एक उसकी समझ ही नहीं आती है।
मुझे लगता है कि 9 मई को फिर से ये प्रॉब्लम बहुत संगीन होने वाली है। सो मुझे नहीं पता कि इसका क्या बंदोबस्त करना है, मैं तो सिर्फ आपको अपडेट कर रही हूँ कि ये वहाँ पर होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो सबसे बड़ा अपनी तरफ से पीटीआई वालों ने तोप का इक्का बनाया है कि वो कह रहे हैं कि जी 9 मई को कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 की बड़ी बड़ी तस्वीरें और प्ले कार्ड्स के ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा और इमरान खान की तस्वीरें लगा के आपने पूरे रैलीज और पूरे जलसों में और हर जगह पर ये लगानी है। मतलब ये देखें, ये तो अगले को चिढ़ चढ़ाने वाली बात है। ये है रियासत को चिढ़ चढ़ाना, ये है चिप चढ़ाना, ये वो बात है कि जी आप फजूल में इस हवाले से पंगे करें और आप पंगे इसलिए करें ताकि आपको इम्पोर्टेंस मिले। तो भाई ये जो ओवर एम्बिशन है ना, ये गलत भी हो सकता है। इतना डायरेक्ट, इतना सामने आकर के अगर आप ये चीज करेंगे तो इसकी आपको कीमत भी भारी चुकानी पड़ेगी और फिर कीमत इनसे चुकाई नहीं जाती है। इसके अलावा जी वो कह रहे हैं कि जी हर घर के ऊपर पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा होगा। मां सदके जाए, हर घर पे पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा होगा। आपने ऐसी कोई हरकत की है कि पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा इकट्ठे एक ही टाइम पर लहराया जाए? यहाँ पाकिस्तान का झंडा होता है और पीटीआई की जो प्लानिंग होती है और पीटीआई की जो जितनी भी माशाल्लाह से जो थिंक टैंक, जो भी उनकी कार्रवाइयाँ, जो भी लाहे अमल इनका जो सियासी अपनी तरफ से करते हैं, वो उस झंडे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और बातें आप इनसे करा ले कि पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा एक तरफ, तो ये तो जी मैंने इनकी वो एम्बिशियस, बल्कि ओवर एम्बिशियस किस्म की प्लानिंग है 9 मई के हवाले से, जो कि मैंने आपके सामने रखी है। लग पता जाएगा इनको, क्या कल तो 9 मई है, लग पता जाए इनको बस एक दिन की दूरी इनकी रह गई है। एनीवेज जी, इसके अलावा एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये, हाँ, जो मिर्चें लग रही है, ओए होए 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 होए, पीटीआई के अंदर जो हंगामी सूरत हाल है उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो जो उनका घर है ना, उसको सब जेल करार दे दिए गए। तो भाई व्हील चेयर के ऊपर जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जो कि माजूरी का शिकार थे, क्योंकि ज़्यादा पता वो गिर गए हैं ज़मीन पर और उनको काफ़ी चोटें आईं, बाथरूम में गिर गए थे और फिर उसके बाद से वो उस तरह से मोबाइल नहीं हो सके हैं। और इस वजह से जो है उनकी फैमिली की तरफ से उनके लॉयर्स ने ये प्ली की कि भाई आप इनके घर को सब जेल करार दे दें, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से कि चौधरी ख़ानदान में शायद ये पहली ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतनी लंबी जेल काटी है अपने तौर पर। वो अलग बात है कि इनके बेटे को रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है कि इनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई है। लेकिन पीटीआई वाले जेलस हो रहे हैं कि इमरान खान तो बाहर नहीं निकले और परवेज़ इलाही साहब निकल आए हैं। माजूरी व्हील चेयर के ऊपर है, एक तो निकल आए हैं व्हील चेयर के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर से इनके घर को सब जेल करार दे दिया गया है। तो एक माजूर व्हील चेयर पे जो कैदी है, अब वो अपने घर में रहेगा और इमरान खान जो है वो अभी भी अपनी जेल में है। तो ये ज़रूर इन्होंने डील कर ली है, ज़रूर इन्होंने, मतलब इनको तो अपने साथियों के ऊपर एतमाद नहीं है। हालांकि अभी डील पब्लिक हुई नहीं है, हो सकता है थोड़ी लचक का मुजाहिरा किया हो, लेकिन असल में क्या हुआ है ये तो अभी तक डिटेल्स बाहर नहीं आई है। अगर आएंगे तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ, ये 100% अदलिया ने ये फैसला किया है, जज साहब ने फैसला किया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने फैसला किया और इसीलिए किया उनकी तबीयत को देखते हुए। और तबीयत को इसलिए क्योंकि एक बंदा चल फिर ही नहीं सकता, एक लाइबिलिटी है, मतलब बुरे हालात है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वे जेल आपके घर को सब जेल करार दे दिएगा। और मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ फाइन, मुझे इसमें कोई डील या कोई साजिश की अभी तक बू नहीं आ रही है। जैसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन पीटीआई वाले ना बड़ा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। उन्होंने एक बयानिया बनाना होता है और फिर वो कहते हैं ना कि अपनी टांग ऊपर रखना। तो वो ये शो करना चाहते हैं कि देखो देखो जी परवेज़ इलाही साहब के साथ हो गई है तो जी साडा हूँ अगला नंबर है। हालांकि बच्चों तो बड़ा वाटे गए कि परवेज़ इलाही के साथ ये हो गया तो इमरान खान को क्यों नहीं जेल से निकाला गया, बुशरा बीबी को क्यों नहीं निकाला गया। दूसरी चीज़ जो पीटीआई के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, पीटीआई के अंदर हमारे लिए क्यों होगी भाई, हमारी बला से हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो खबरें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि ये हो रहा है और ये हो रहा है। आप पीटीआई में इमरान खान साहब ने पहले पता चला कि जी पीटीआई ने उमर अयूब को शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है। फिर पता चला कि नहीं वो शेर अफजल मरवत को बनाएंगे। फिर उसके बाद चेंज हो गया, पता चला कि आमिर डोगर होंगे या फिर वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं, बल्कि उनको नॉमिनेट भी कर दिया हामिद रज़ा साहब को। ओ यस, हामिद रज़ा साहब को नॉमिनेट भी कर दिया। शेर अफजल मरवत साहब तब भी बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे खिलाफ लॉबी की है। लेकिन अब हामिद रज़ा भी नहीं, बल्कि जो नया नाम जो कल रात तक हमारे सामने था, मैं इसलिए कह रही हूँ कल रात तक क्योंकि ये
पीटीआई का है ना कि कदम कदम पर, घंटे घंटे पर इनके प्लान बदलते हैं। और वो जो घंटे घंटे पर जो इनके प्लान बदलते हैं वो इसीलिए बदलते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये स्टेबिलिटी की निशानी नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरी पीटीआई की सियासत बता रही है। और मैं अभी तक के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब से थोड़ी देर में शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, जिसका ढिंडोरा शेर अफजल मरवत साहब कल से ही पीट चुके हैं। लेकिन ये पहले स्टोरी क्या मैं आपको बता देती हूँ। इनकी जो कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 19 रुकनी इनकी कमेटी थी जिन्होंने फैसला करना था कि जी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से हम कैंडिडेट्स के बीच में हम वोटिंग कर लेते हैं कि क्या होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो कैंडिडेट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले इमरान खान साहब, जी हाँ इमरान खान साहब ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के हामिद रज़ा खान साहब का नाम अनाउंस कर चुके थे। लेकिन फिर भी जो ये कमेटी है इन्होंने फैसला किया कि हम वोटिंग कर लेते हैं कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन होगा। और 19 लोग थे, 19 लोगों में से 7 लोगों ने मेरे ख्याल से एक ऐसे शख्स को वोट किया जिसका नाम ना कभी आपने सुना ना कभी मैंने सुना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से। वैसे तो आपने सुना हुआ है, उनका नाम है जी शेख वकास। जो वकास साहब हैं उनको तकरीबन 7 वोट पड़े और बाकी 9 के करीब जो वोट हैं वो शेर अफजल मरवत साहब को पड़े। हामिद रज़ा साहब का तो किसी ने पूछा ही नहीं। और मज़े की बात यह है कि शेर अफजल मरवत और जो शिबली फराज है उनको बताया ही नहीं गया था कि भाई इस कमेटी के अंदर हम जो सियासी जो हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल कमेटी है जो बड़ी पॉलिटिकल डिसीजंस करती है उन्होंने बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से फैसला करना है। ये तो पीटीआई वालों का हाल है, अपने इलेक्शन पार्टी के वोट ठीक करा नहीं सकते, बाद में रौला डाल दो, जजेस को गंदा कर दो, काजी फाइज साहब को गंदा कर दो, अपने इलेक्शंस जो है ख़राब कराने के बाद दूसरी पार्टी के अंदर एक डिज़ास्टर करके अपनी जो पहचान है उसको मिटा कर एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, सिर्फ इस गर्ज से, इस लालच से कि इनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, जानते हुए बूझते हुए कि भाई उस पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी बंदे ने उस पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, फिर भी उन्होंने डिजास्टर किया। लेकिन इसका भी ब्लेम डाल रहे हैं दूसरों पे, ठीक है। अब इसी तरह अब जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की बात आई है, इमरान खान साहब को कोई पूछ ही नहीं रहा। भाई कोई तो पूछ लो कि जेल में बैठे जो अडियाला जेल में आपके जो कैदी नंबर 804 हैं, जो आपके लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको थोड़ी सी तो आप लोग लिफ्ट करा दो कि भाई अगर उसने बोल दिया कि हामिद रजा है तो भाई बस हामिद रजा है। अच्छा अब आप पीटीआई वालों से पूछेंगे तो वो ऊपर से आएंगे, वो कहेंगे देखे जी हमारी पार्टी के अंदर जमहूरियत। अरे कैसी जमहूरियत, इसको कोई जमहूरियत कहते हैं भाई? कि शिबली फराज को पता नहीं है, जो शेर अफजल मरवत है उसको भी पता नहीं है। और शेर अफजल मरवत ने फिर इस पूरी कार्रवाई के जवाब में कि भाई ये क्या हुआ कि जी मेरा नाम हटा करके आप शेख वकास का नाम डाल दिए, तो शेख वकास के लिए लॉबिंग कौन कर रहा है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये सारा फ्रॉड है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पूरी की पूरी पार्टी फ्रॉड कर रही है, इमरान खान के साथ भी फ्रॉड कर रही है, शेर अफजल मरवत के साथ भी फ्रॉड कर रही है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ इमरान खान से जेल में। अब मैं ये आपको पहले से बता रही हूँ कि इमरान खान से जब भी इनकी मुलाकात हो गई शेर अफजल मरवत साहब की, तो इमरान खान का फैसला फिर बदल जाना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है उसके लिए एक और नाम आ जाएगा, हो सकता है कि वो शेर अफजल मरवती हो या हो सकता है वो कोई और हो। तो जब तक ये चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं बन जाते, और खैर इनसे तो कुछ बैद नहीं पीटीआई वालों से, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना करके भी उसको उतार देंगे, फिर कहेंगे जी हमने नया बनाना है, क्योंकि भाई देखे ना आप हुकूमत माने या ना माने। सो मामला ये है कि इनकी कोई कल भी सीधी नहीं है, सीधा हो जाए उल्टा हो जाए, ऊपर लटक जाए नीचे लटक जाए, कुछ भी कर लें, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ना इनका ना इनके लीडर का। जो अपने लीडर के साथ जेन्युइन नहीं हो सके, और वो इमरान खान जो अपने आप के साथ जेन्युइन नहीं हो सके, वो किसी और के साथ क्या होंगे। अब आ जाएं जी आप इस बात के ऊपर जो मैंने आपको सबसे पहले इस वीडियो के आगाज़ में बताया था कि भाई ये जो नवाज शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास बुलाया है, ये जो एक जुडिशरी की तरफ से एक जो हंगामा खेजी हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो रिज़र्व सीट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ब्रीदर दिया है, एक स्पेस दिया है। देखिए स्पेस तो मिला ही है, ब्रीदर तो मिला ही है। इसको लेकर के बहुत चहम गोइयाँ हो रही हैं, और वो चहम गोइयाँ जो इस्लामाबाद में चल रही हैं वो यही है कि भाई ये इसीलिए हो रही है क्योंकि कानून साजी करना चाह रही थी गवर्नमेंट और 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और वो ये कानून साजी थी कि भाई जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी टेन्योर 3 साल का होना चाहिए, बजाय इसके अभी ये होता है कि जो भी चीफ जस्टिस है वो अपनी बाकी मुद्दत पूरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस बने और उनके रिटायरमेंट के अंदर 6 महीने हैं तो 6 महीने के लिए बनेंगे चीफ जस्टिस। अगर कोई चीफ जस्टिस बना और उनके पास 3 साल है तो वो 3 साल के लिए बनेंगे।
तो लिहाजा इसके अंदर एक कानून साजी की जा रही थी, करने की कोशिश की जा रही थी। ये हवा गर्म है इस्लामाबाद के अंदर, ये हलचल है। तो लिहाजा उसको रोकने के लिए कुछ जो फ़ैन क्लब है, कुछ ऐसे लोग जुडिशरी के अंदर, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी का भी रौला रप्पा जारी रहा है। कभी 6 ख़त लिखे जाते हैं, कभी कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी जुडिशरी कहती है कि जी हम मुदाखलत का जो जवाब हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन देंगे, इंडिविजुअल जजेस नहीं देंगे। मतलब उनका एक अलग ही ना अपनी उनकी जो है वो क्या उसे कहते हैं रिटेलिएशन परेड चल रही है। सो एनीवेज़ तो उसको लेकर के नवाज़ शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास तलब किया और फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया। शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो पहुँचे। उसके अंदर मरीम नवाज़ थी, इसके अलावा राना सनाउल्लाह थे, साद रफ़ीक थे। तो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी लगाई गई है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे। तो ये लिहाजा इनके ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि वो इस चीज़ को बगौर इसका जायज़ा लें। हालाँकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का यानी हुकूमत का इसके ऊपर एक बर वक़्त रिएक्शन भी आया था कि उन्होंने कहा था कि अगर ये बात लार्जर बेंच करता तो बेहतर होता, और अगर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच जल्द से जल्द बन जाए तो बेहतर होता। ये एक इमीडिएट रिएक्शन था, लेकिन ज़ाहिर बात है उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हंगामी एक इजलास और सूरत हाल हुई है वो है जी गंदम का मसला। गंदम के ऊपर तो भाई क्लास हुई है, और शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है और मरीम नवाज़ की भी हुई है, क्योंकि गंदम का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो रहा। और अगर ये हल नहीं हुआ तो 10 मई से जो किसान हैं वो सड़कों पर होंगे, और एक बहुत बड़ा एहतजाज है जो कि नवाज़ शरीफ को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सो लिहाजा गंदम ख़रीदने का, किसानों को केटर करने का, ये भी एक जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। एनीवेज़ बहुत सी और अहम खबरें हैं जो मैंने आप तक पहुँचानी है, उसके लिए अभी के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करना है। आपसे फिर मिलते हैं।